हेलो, नमस्कार साथियों। कल अपन बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान की। एक बार समझा दिया था, एक बार इसको लिखवाना है तो एक बार देख लो। तो अपन बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान के युद्धों के बारे में बात कर रहे थे। तो अपन बात करते तराइन का प्रथम युद्ध, वहां से स्टार्ट करना था। तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? तरा तरावदी या तराइन। कारण मैंने पहले चर्चा कर ली थी। अपन बात करते हैं कि किस किस के मध्य हुआ। इधर बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान तृतीय। इधर बात करते हैं कौन? तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, दीन गोरी। जीत किसकी हुई? इसकी हुई हार। जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की, तराइन की प्रथम युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी की, गोरी की राजस्थान में प्रथम हार। ठीक है, अपन बात करें गोरी की राजस्थान में प्रथम हार थी। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान क्या होगा? जीत चुके थे। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था? गोविंदराज। राज ने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। क्या कर दिया? घायल कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है। मोहम्मद गोरी चला जाता है और मोहम्मद गोरी अपनी सेना को वापस सर्जित करता है और अपने गजनी के या तुर्कों के दुर्दांत योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल करता है और दोबारा क्या करता है? युद्ध करने की क्या बनाता है? योजना बनाता है। ठीक है, इस तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं। पर तराइन के प्रथम युद्ध में जीत तो किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज चौहान को सैन्य क्षति ज्यादा हुई। सैन्य क्षति ज्यादा हुई। ठीक है, सैन्य क्षति क्या हुई? जीत तो हुई लेकिन सैन्य क्षति किसको? पृथ्वीराज चौहान को ज्यादा हुई। अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तराइन के प्रथम युद्ध को, किसको? तराइन के प्रथम युद्ध को इतिहासकार फरिश्ता व लेनपुल नारायणी का युद्ध बताते हैं। किसका युद्ध बताते हैं? नारायणी का युद्ध बताते हैं। युद्ध बताते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? तो नारायणी नामक स्थान पे होता था। कौन बताता है ये? इतिहास का फरिश्ता व लेनपुल के अनुसार। अपन बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। इधर क्या था? पृथ्वीराज चौहान इधर था मोहम्मद गोरी। इसका दूत था कीम उल मुल्क।
को संधि करने हेतु भेजा, संधि करने हेतु भेजा। किसने भेजा था? तो मोहम्मद गौरी ने भेजा था। किसके पास? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास। इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में हार किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की जीत हुई। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की जीत हार हुई और मोहम्मद गौरी क्या हुई? जीत हुई। अब बात करते हैं किसके अनुसार? ताज उल मासिर के अनुसार। ग्रंथ है ताज उल मासिर। ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद गौरी ने ताज उल मासिर ग्रंथ है के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को सिरसा हरियाणा के पास सरस्वती नदी के किनारे बंदी बना लिया। बाद में पृथ्वीराज से अधीनता स्वीकार करवाता है। पृथ्वीराज से क्या करता है? अधीनता स्वीकार करवाता है। कौन? पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी वह पृथ्वीराज को पुनः अजमेर का शासक बनाता है। अजमेर का शासक बनाता है। वह पृथ्वीराज ने तथा प्राप्त सिक्के पर एक तरफ पृथ्वीराज वह दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा था। मोहम्मद बिन साम लिखा था। ठीक है, एक तरफ तो क्या लिखा था कि ताज उल मासिर मिनाज सिराज की बुक है, मिनहाज सिराज इतिहासकार है, उनकी ग्रंथ है, पारसी इतिहासकार हैं, उनका ग्रंथ है ताज उल मासिर। ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को देखो एक बार देखना, पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? हार गए। मोहम्मद गौरी क्या हो गई? जीत गए। हारने के क्या कारण थे इनके बारे में पर चर्चा करेंगे। बाद में थोड़ा तराइन के द्वितीय युद्ध की हार के कारण की चर्चा करेंगे, कारण क्या देखेंगे। उसके बाद में परिणाम क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन पहले बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हुई? हार गए। और हार मिनाज सिराज के अनुसार, ताज उल मासिर ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सिरसा हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे क्या कर दिया? बंदी बना लिया। और मोहम्मद गौरी बंदी बना लिया, वह पृथ्वीराज से अधीनता स्वीकार करवाता है। और बाद में मोहम्मद एक सिक्के से भी पता चलता है कि एक तरफ सिक्के के एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखा हुआ था और दूसरी तरफ लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साहब। और अपन बात करते हैं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साहब लिखा हुआ है। बाद में थोड़े दिनों बाद में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान षड्यंत्र रचने लग जाता है गौरी के खिलाफ और गौरी उसको क्या कर देता है? मरवा देता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किसके अनुसार? मिनाज उस सिराज के अनुसार। देखो आगे लिखते हैं, इसी के अनुसार बाद में पृथ्वीराज गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगता है। वह गौरी पृथ्वीराज का
वध करवा देता। ठीक है, अपन बात करते हैं कि ताजुल माजी, इसी के बाद में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लग जाता है और गोरी पृथ्वीराज चौहान का क्या करा देता है, वध करवा देता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या हुआ, ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में 1,20,000 सेना थी, 1,20,000 सेना, 1.20 लाख सेना। ठीक है, अपन बात करते पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है तथा, और आगे में बताया था गजनी ले जाते समय में यमन के तीर से, किसके तीर से, यमन के तीर से कौन, इच्छिनी राजकुमारी मारी गई थी, तो ये बता दिया था, गजनी ले जाता है तथा वहीं पर चंद्रबदाई भी गजनी जाता है बाद में पृथ्वीराज द्वारा शब्दवेदी बाण चलाकर गोरी का वध करता है, वह पृथ्वीराज तृतीय व चंद्रबदाई आपस में एक दूसरे को कठार गोप कर जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाता है, वहां पर जेल में रखता है, उसकी आंखें फोड़ देता है, उसके नाखून निकाल लेता है, और चंद्रबदाई भी फिर बाद में क्या आता है, गजनी जाता है। बाद में पृथ्वीराज द्वारा शब्दवेदी बाण चला करके गोरी का क्या करता है, वध करवाता है, गोदी का वध करता है, और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबदाई दोनों ही आपस में क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, कटार गोप कर एक दूसरे की क्या कर लेते हैं, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अपन बात करते हैं किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या होता है कि मोहम्मद गोरी किसके द्वारा मारा गया, तो पृथ्वीराज रासो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार गोरी पृथ्वीराज, एक मिनट देख लो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1192 में गोरी का वध कब होता है, 1192 ईस्वी में। ठीक है, और इधर देखो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार गोरी व जयचंद गहड़वाल के मध्य चंद्रावर का युद्ध हुआ। एक बार ये युद्ध देख लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार गोरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, चंद्रावर का युद्ध हुआ। देखो एक बार इसकी बात कर लेते हैं।
चंद्रावर का युद्ध। किसका युद्ध? चंद्रावर का युद्ध। बात करते कौन, एक तो गोरी, मोहम्मद गोरी, दूसरा कौन था? जयचंद गहड़वाल। जीत किसकी हुई? गोरी की जीत हुई। ये युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। हार किसकी हुई? जयचंद गहड़वाल की हार हुई। और क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त। ठीक है। इसके बाद में भारतीय इतिहासकारों के अनुसार बाद में मोहम्मद गोरी खोखरों के विरुद्ध, पंजाब के पास खोखरों के विरुद्ध, पंजाब के पास खोखरों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त। ठीक है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ जाए पृथ्वीराज रासू के अनुसार मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु किसकी कैसे हुई? पृथ्वीराज चौहान द्वारा सतवेदी बाण चलाने से। और अगर बात करें भारतीय इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई? तो खोखरों के द्वारा, खोखरों ने पंजाब के बाद खोखरों पे आक्रमण कर दिया मोहम्मद गोरी ने, खोखरों ने किसकी हत्या कर दी? मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। अब बात करें चंद्रावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयचंद गढ़वाल और गोरी के मध्य। गोरी जीत गया और जयचंद गढ़वाल हार गया और वीर गति को क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के हारने के कारण। किसके हारने के कारण? पृथ्वीराज चौहान के हारने के कारण क्या थे? तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। हारने के कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हारने के कारण। क्या क्या कारण थे हारने के? तो पहली बात करते हैं गोरी की कुशल युद्ध नीति। कुशल युद्ध नीति कैसे? गोरी की कुशल युद्ध नीति कैसे? एक बार देखो, ध्यान रखना, गोरी ने एक साल तक, पहले तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी को, घायल मोहम्मद गोरी के पीछा नहीं किया। ये पृथ्वीराज चौहान की गलती मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं, एक साल तक 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 तक एक साल का मौका दे दिया किसको? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने एक साल में अपने दुर्दांत योद्धाओं को, जो लड़ाका थे, उनको इकट्ठा किया, उनकी फौज इकट्ठी की और फिर क्या हुआ कि तराइन के दूसरे युद्ध में फिर आया और सुव्यवस्थित तरीके से आया। और अपन बात करते हैं अपनी एक लंबी सेना, विशाल सेना लेकर आया, 1,20,000 सैनिक, कम से कम 1,20,000 सैनिक थे, उनके साथ आया। और फिर क्या हुआ? संधि का प्रस्ताव दिया किसको? मुल्क को भी, कि मुल्क जा दूत बनाकर भेजा और पृथ्वीराज चौहान से संधि की। और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया। और जब पृथ्वीराज चौहान की चौहानी सेना जब सुबह सुबह सोच आदि में लीन थी, उस टाइम पे क्या हुआ? पीछे से किया एक सुनियोजित और कुशल कूटनीति का प्रयोग किया। किसने? गोरी ने। पहले क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की हारने का कारण क्या है? प्रमुख कारण गोरी की कुशल युद्ध नीति तथा सुव्यवस्थित सेना। बात कर सुव्यवस्थित, सुनियोजित जित। ठीक है। दूसरी हार का कारण क्या था? कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के अधिकांश सेनापति तराइन के प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त। तराइन के प्रथम युद्ध में ही क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गए, जैसे खांडे राव। ठीक है। अपन बात करते हैं जीजा बहनोई थे पृथ्वीराज के सामंत सिंह, जो मेवाड़ के थे। सामंत सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के।
बहन कौन थी पृथ्वीराज चौहान की? पृथ्वीबाई प्रभा, पृथ्वीबाई प्रभा, प्रभा के पति। और ये पृथ्वीबाई प्रभा क्या थी? बहन थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। तो ये क्या हुआ? तराइन के प्रथम युद्ध में ही मारे गए। तीसरा कारण क्या था? पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, रासो के अनुसार नाट्यरंबा घोड़ा, नाट्यरंबा घोड़ा। तीसरा हार का कारण क्या था पृथ्वीराज चौहान का? द्वितीय का नाट्यरंबा घोड़ा। नाट्यरंबा घोड़ा की जो एक घोड़ा था, ये क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था, घोड़ा बदल दिया गया और कहते हैं कि दूसरा घोड़ा दे दिया और घोड़ा बीच में युद्ध स्थल पे क्या करने लग गया? नाचने लग गया था पृथ्वीराज चौहान का। और फिर मोहम्मद गोरी की सेना आई और मोहम्मद गोरी की सेना ने क्या कर लिया? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। ठीक है, ये कारण बताते किससे? पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि लड़ाई का कारण क्या था? सॉरी, हारने का कारण क्या था? तो नाट्यरंबा घोड़ा। अपन बात करते हैं चौथा कारण क्या था? प्रताप सिंह, अश्व सिंह जैसे सेनापति अंतिम समय में गौरी से मिल गए, गौरी से मिल गए। पांचवा कारण क्या मान सकते हैं अपन? पांचवा कारण मानते हैं पृथ्वीराज की सेना में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। पृथ्वीराज की सेना में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व का मतलब सामंती सेना। मतलब समझो कैसे पृथ्वीराज की सेना में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव कैसे? क्यों? क्योंकि राज की सेना की क्या थी? सेना थी, अर्थात सामंत। पृथ्वीराज चौहान के ज्यादातर सेनापति सामंत थे। जैसे बात करें आमेर की बात करें तो आमेर में कौन? पंचुन राय, पंचुन राय की सेना गई थी। अपन बात करते हैं इधर मेवाड़ के भी पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे, ज्यादातर सामंत सेना होने के कारण तो पृथ्वीराज एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। सामंती सेना अपने सामंतों की बात मानती थी, आपस में सामंजस्य का क्या था? अभाव था। दूसरी बात है पृथ्वीराज की साथ पड़ोसी राज्यों ने नहीं दिया, पड़ोसी राज्यों ने नहीं दिया। या बात करें अपन पड़ोसी राज्यों से विवाद, पड़ोसी राज्यों से विवाद, राज्यों से विवाद। कोई सा भी पड़ोसी राज्य किसका? पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने सभी पड़ोसी राज्यों से क्या कर रखा था? दुश्मनी ले रखी थी। तो ये पृथ्वीराज चौहान की तृतीय के द्वितीय युद्ध में हारने के कारण थे। और भी बात करते हैं अब बात करें नेक्स्ट हारने के कारण ही चल रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में अपेक्षाकृत कम सेना लेके गया था, करत कम सेना लेके गया था, लेकर गया था। ठीक है, अपन बात करते हैं अपेक्षाकृत क्या हुआ? कम सेना लेके गया था। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वीराज के अधिकतर सेनापति हाथी पर सवार थे। वह
भारी हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, भारी हथियारों का प्रयोग। जबकि गोरी के सेनापति घोड़े पर सवार वह हल्के हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, का प्रयोग। अपने को ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे हाथी पर सवार थे और भारी हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, जबकि गौरी के सेनापति थे घोड़े पर सवार थे और हल्के हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, अपन बात करते नेक्स्ट। अपन बात करते हैं चार बांस अंगुल अष्ट पर एक दोहा था, जो शब्द वेदी बाण में सुनाया गया था, किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो ध्यान रखना, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता बेटे सुल्तान निशान मत चूक चौहान। ये जो दोहा किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। किसने कहा? तो मोहम्मद गौरी। किसने कहा था? तो चंद्र बरदाई ने कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे जब चंद्र बरदाई पढ़ाऊंगा तब लिखवा दूंगा इनके बारे में। अपन बात करते हैं तराइन के युद्ध का परिणाम क्या निकला? युद्ध का परिणाम, पहली बात करते हैं राजपूतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या होगी? धूमिल होगी। महत्वाकांक्षा धूमिल होगी। कि तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या था? राजपूतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या होगी? धूमिल हो गई। दिल्ली की राजगद्दी पर तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध से लेकर स्वतंत्रता तक कोई भी हिंदू शासक, हिंदू या बौद्ध राजपूत शासक दिल्ली की राजगद्दी नहीं बेटा। पृथ्वीराज चौहान अंतिम सम्राट था जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था। दिल्ली की राजगद्दी पर तराइन के द्वितीय युद्ध से लेकर के स्वतंत्रता तक हिंदू राजपूत शासक नहीं बैठा। ठीक है, ये इसका क्या था? परिणाम था। अपन बात करते हैं तीसरा, बौद्ध संस्कृति लगभग क्या हो गई? समाप्त हो गई। बौद्ध संस्कृति क्या होगी? लगभग समाप्त हो गई। बौद्ध मंदिर तोड़े गए, बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, मठ आदि तोड़े गए। ठीक है, जैसे सरस्वती कंटापन पाठशाला को तोड़ करके क्या बना दिया गया? अटल का झोपड़ा बना दिया गया। गुजरात के सोमनाथ और बात करते हैं अपन, औरंगजेब के समय में बहुत से मंदिर तोड़े गए, जैसे मेवाड़ आएगा तो बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो बौद्ध संस्कृति लगभग समाप्त हो चुकी थी। बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, मठ आदि तोड़े गए। किसके बाद में? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में। मुस्लिम सत्ता की स्थापना, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, ये तराइन के द्वितीय युद्ध का क्या था? परिणाम था। अपन बात करते हैं इससे इंडो इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार
ठीक है, ये तराइन के द्वितीय युद्ध के अपन मान सकते हैं, परिणाम मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जब जीवन परिचय बता रहा था तो माता का नाम कपूरी देवी था। अब पृथ्वीराज चौहान के पिता की, जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे, पृथ्वीराज जो अपन बात कर लेते हैं एक बार, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात कर रहे थे। 11 वर्ष की उम्र में, किसकी वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में शासक बने, शासक बने, 11 वर्ष की उम्र में शासक बने। सरक्षिका कौन थी, माता थी। बाद में 1178 में, 78 में स्वयं सत्ता अपने हाथ में ली, बागडोर, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। ठीक है, अब बात करते हैं इनके दरबारी विद्वानों की, बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। दरबारी विद्वान, पहले बात करते हैं पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट, जयानक भट्ट। ग्रंथ कौन सा था, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इसमें इस ग्रंथ में क्वेश्चन आता है, कौन से ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान के दरबारियों के कौन से ग्रंथ में तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं है। तो इस ग्रंथ में तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं, मैंने बताया था तराइन, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं है। दूसरा बात करते हैं आसाधर, आसाधर, नागेश्वर, बात करते हैं जनार्दन। अब बात करते हैं विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़। तो ध्यान रखना है, ये उस समय सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी, तो सरस्वती पाठशाला के क्या थे, प्राचार्य थे। सरस्वती पाठशाला के आचार्य थे कौन, विद्यापति गौड़। फिर बात करते हैं कौन, पृथ्वीराज विजय तराइन, तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं इसमें। जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज विजय, आसाधर, नागेश्वर, जनार्दन और विद्यापति गौड़ थे, जो कि सरस्वती पाठशाला के क्या थे, प्राचार्य थे। बात करते हैं चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई ग्रंथ कौन सा था, पृथ्वीराज रासो। अंतिम भाग किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो, पिंगल साहित्य में। कौन से, पीछे याद रखना, पिंगल साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ। ठीक है, अंतिम भाग, पुत्र जलहरण ने लिखा, हरण ने लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई, देखो कुछ इतिहासकार मानते हैं चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक दिन हुआ था और मृत्यु एक दिन हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते थे कि चंद्रबरदाई क्या थे, बड़े थे, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, मृत्यु का तो पृथ्वीराज रासो में बताते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दी, कटार गोप करके क्या कर ली, दोनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तो मृत्यु का दिन एक समान मान सकते हैं। बाकी पृथ्वीराज चौहान से बड़े थे कौन, चंद्रबरदाई। तो कैसे बड़े थे, तो इनका जन्म 1149 ईस्वी में लाहौर में हुआ। कहां हुआ, लाहौर में हुआ। इसके पुत्र का नाम जलहरण था, बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम पृथ्वी भट्ट बलादी था, पृथ्वी भट्ट बलादी थे। ठीक है, पर बात करते हैं चंद्रबरदाई की, तो इसकी पुत्री का नाम राजबाई था,
पुत्री का नाम क्या था? राजबाई। और जो दोहा था इनका कौन सा? दोहा कौन सा था? 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ये दोहा किसका था? तो चंद्रबरदाई का था। चंद्रबरदाई ने सुनाया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान ने इस दोहा सुन करके किसकी वध कर दी? पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी तृतीय की, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। दशरथ शर्मा ने, किसने? दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, आज चौहान तृतीय को रहस्यमयी वह सुयोग्य शासक माना। ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला देखो, मैंने बताया था, कल बताया था कि चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवा, चामुंडा माता की मंदिर, ठीक है। तो अजमेर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण, ये कौन थी चामुंडा माता? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की क्या थी? आराध्य देवी। पृथ्वीराज चौहान व चंद्रबरदाई की आराध्य देवी। ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में पिथौरागढ़ का है। दिल्ली में पिथौरागढ़ व संयोगिता हवेली का निर्माण। कौन सी गीता? संयोगिता हवेली का निर्माण। ठीक है। बात करते हैं कहां पर? टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण। हम बात करते हैं अजमेर में कला साहित्य विभाग। अजमेर में कला साहित्य विभाग जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष था पद्मनाभ। ठीक है। मैंने कल बताया था कि आलाउद्दीन की वीरता के बारे में आलाखंड किसने लिखा था? ध्यान रखना, उसके बारे में लिखना जिगनिग ने आलाखंड लिखा। ये ध्यान रखना, जिगनिग ने क्या लिखा? आलाखंड लिखा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय को रहस्यमय और सुयोग्य सहायक शासक माना गया है। स्थापत्य कला में अजमेर में चामुंडा माता की मंदिर का निर्माण कराया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की क्या थी? आराध्य देवी। दिल्ली में पिथौरागढ़ का व संयोगिता हवेली का निर्माण। टोंक में महादेव मंदिर। अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की और जिसका अध्यक्ष कौन था? पद्मनाभ। ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये जिगनिग ने क्या लिखा है? आलाखंड लिखा। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मूल्यांकन की बात कर लेते हैं कि क्या था क्या नहीं था। कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि ये दूरदर्शी शासक नहीं था, अदूरदर्शी शासक था, कूटनीति का
अभाव था, और संयोगिता से शादी के बाद में ये अपने राजनीतिक मत से भोग विलास प्रवृत्ति का हो गया। और कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, अपने इसकी मूल्यांकन की बात करते, क्या है क्या नहीं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। कुछ इतिहासकार तराइन के प्रथम युद्ध में घायल गौरी को पृथ्वीराज द्वारा छोड़ना युद्ध नीति कूटनीति व अदूरदर्शिता का पर्याय मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने घायल गौरी को छोड़ दिया और वार नहीं किया, युद्ध नीति और कूटनीति या दूरदर्शिता का पर्याय मानते हैं। लेकिन पृथ्वीराज द्वारा सनातनी संस्कृति का गौरी को छोड़कर सनातनी संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? आदर्श प्रस्तुत किया। कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज को संयोगिता से कौन सा विवाह किया? गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह के बाद भोग विलासी प्रवृत्ति का मानते हैं। मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज संयोगिता से विवाह करने के बाद में भोग विलासी प्रवृत्ति के हो गए। कौन? पृथ्वीराज। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज संयोगिता से विवाह कर भोग विलासी प्रवृत्ति के हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज कुशल योद्धा, तराइन के द्वितीय युद्ध को छोड़कर सभी युद्धों में विजेता। ठीक है। पृथ्वीराज कुशल योद्धा, तराइन के द्वितीय युद्ध को छोड़कर, ठीक है, विद्यानुरागी, ठीक है, साहित्य कला का प्रेमी, व स्थापत्य कला का प्रेमी था। बताया था मैंने कि उनके दरबारी विद्वानों के बारे में बताया। उत्तर पहले कलाम बताया था। दिल्ली के पिथौरागढ़ का किला का निर्माण कराया, चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया, टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण कराया, अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना करवाई। तो विद्यानुरागी थे, साहित्य कला के प्रेमी थे, स्थापत्य कला के प्रेमी थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो ये पृथ्वीराज के बारे में अपन मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अपन चलते नेक्स्ट।
अब तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में आज चौहान तृतीय की मृत्यु। ठीक है, अपन बात करते हैं पर मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए। उन्होंने अपने खान का क्या बनाया, अजमेर बनाया। जब अपन मस्जिद पढ़ेंगे पारसी शिलालेख पढ़ेंगे तो उनके बारे में वहां भी बात कर लेंगे। अभी देखेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के बाद इसका भाई था, पृथ्वीराज चौहान का भाई था हरिराज, मैंने बताया था भाई का नाम क्या था, हरिराज। और पुत्र था कौन, गोविंदराज। और मोहम्मद गौरी क्या करता है, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का क्या करता था, अपना गुलाम मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजकार्य सौंप के चला जाता है। कहाँ चला जाता है, गजनी चला जाता है। तो अब दिल्ली का जो संस्थापक है गुलाम, उसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं तो इधर हरिराज था और पुत्र था गोविंदराज। गोविंदराज क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करता है। क्या करता है, अधीनता स्वीकार करता है। अधीनता स्वीकार करता है। कौन करता है, कुतुबुद्दीन के अधीनता स्वीकार करता है कौन, गोविंदराज। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली में आएगा सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सेद वंश, लोधी वंश। तो पहले बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक वह क्या था, ये था मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है, हरिराज ने विद्रोह किया कि मेरा भाई पृथ्वीराज चौहान तो तुर्कों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया और मेरा भतीजा गोविंदराज क्या कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा है, अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, नाराज हो हरिराज और नाराज होकर के गोविंदराज को भगा देता है। राज को अजमेर से भगाकर दिल्ली पर आक्रमण करता है। कौन, हरिराज। दिल्ली पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और हारती, फिर बाद में पता था कि वो हार गया तो अग्नि में प्रवेश हो जाता है। बाद में अग्नि में प्रवेश, हारने के कारण। अग्नि में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर को सीधे अपने नियंत्रण में ले लेता है। वह गोविंदराज 1194 ईस्वी में, कभी 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कहां पर, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो पुत्र था गोविंदराज, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कहां पर, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो अपन पढ़ेंगे कल रणथंबोर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे कि रणथंबोर के चौहान वंश का, लेकिन अपने को ध्यान रखना संस्थापक कौन था, गोविंदराज। और क्वेश्चन आ जाएगा रणथंबोर के चौहान कहां से आए, तो अजमेर से आए थे, और अजमेर के चौहान कहां से आए, तो सांबर से आए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, आज के लिए इतना ही।